अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अडोबी फ़ोटोशॉप इन 30 मिनट्स के बाद आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर भी 30 मिनट्स के अंदर ही कवर करेंगे। और पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको मुकम्मल डिज़ाइनर या टूल ऑपरेटर तो नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ आपको एक ऐसा स्टार्ट ज़रूर दे देगी कि अब आप उससे आगे आराम से जा सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। कोई भी ट्यूटोरियल विदाउट साउंड के भी देख सकते हैं तो आपको समझ आएगी। बाकी पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आई गारंटी यू कि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी इस किस्म की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा नाम है वकी हैदर और मैं आपको क्रिएटिवली चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो अब अडोबी इलस्ट्रेटर हम यूज़ क्यों करते हैं, पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसके ऊपर बनाने वाले जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो जब भी बनते हैं तो वो पिक्सल के तौर पे नहीं बनते, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस से बनते हैं। जिससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि इसके ऊपर बनाया गया ग्राफिक या तो हम बोतल कैप पे प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसी एज इट इज़ ग्राफिक्स को हम किसी बिल्डिंग जितने साइज़ के बड़े बिल बोर्ड के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं और रिज़ल्ट में रत्ती बराबर भी कोई फ़र्क नहीं आता। लेकिन इसकी वजह से एक और चीज़ ये होती है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाते हैं तो आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। टेंशन ना लें, अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड पीसी है तो आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा अपने काम में। अडोबी इलस्ट्रेटर की इसी क्वालिटी की वजह से हम इसके ऊपर लोगोस को डिज़ाइन करते हैं जो कि हम फिर कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा इलस्ट्रेशंस और प्रिंट होने वाली तमाम चीज़ें, चाहे वो कोई बैनर है, पोस्टर है, फ्लायर है, बिजनेस कार्ड है या कुछ भी है जो कि आप प्रिंट करते हैं, वो अडोबी इलस्ट्रेटर के ऊपर डिज़ाइन होता है। और वेबसाइट के लिए जो भी कंटेंट होता है, जैसे कि वेबसाइट के लिए बैनर्स और उसके अलावा सोशल मीडिया के लिए जो कुछ भी हम तैयार करते हैं, चाहे वो कवर है, पोस्ट है, वो भी आप इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आपने ये चीज़ें इसके ऊपर डिज़ाइन करनी है या फोटोशॉप पर डिज़ाइन करनी है, क्योंकि उसमें आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर देखेंगे, समझेंगे और अगले 30 मिनट इसी काम में लगाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने है अडोबी इलस्ट्रेटर का UI। अब ये UI मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल क्लीन आ रहा है। डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा वर्जन है उसमें ये थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन आपने अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। बाकी मेरे पास यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर 2020 है, लेकिन बेफिक्र हो जाए, मैं आज जो कुछ भी आपको बताऊँगा वो अनटिल अनलेस आपके पास अडोबी CC है वो सब में इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर मेन्यू पे, फाइल पे क्लिक करेंगे और न्यू, जैसे कि शॉर्ट की है Ctrl+N, आप इसको भी प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिसेंट मैंने कुछ साइजेस पे डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए थे, ये उनको दिखा रहा है। उसके साथ सेव्ड, अगर आपने कोई सेव किए हुए हैं तो उसके अलावा मोबाइल, वेब, प्रिंट, आपको ये डिफरेंट किस्म के साइजेस देगा। आप इनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी आप रिसेंट पे ही रहने दें। और यहाँ पे आप देखें विड्थ और यहाँ पे हाइट, और उसके ऊपर है प्रीसेट डिटेल्स। आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम लिखें। नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, बल्कि टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस। और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ रखना चाहूँगा 900 और हाइट रखना चाहूँगा 800। अब यहाँ पे आप देखें पिक्सल्स में है ये। अब यहाँ पे आपके पास और भी पैरामीटर्स हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, लेकिन अभी के लिए हम पिक्सल्स को ही यूज़ करेंगे। ओरिएंटेशन यहाँ पे मैंने इसकी लैंडस्केप रखी है, आप पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आप देखें विड्थ 800 हो जाएगी और हाइट 900, तो मैं अभी लैंडस्केप ही रखूँगा। आर्टबोर्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर आप इसकी अमाउंट यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं, फ़िलहाल एक ही ठीक है। ब्लीड मैंने एक वीडियो में बता रखा है पहले से ही, उसको मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि ब्लीड क्या होती है। मुझे फ़िलहाल यहाँ पे ब्लीड नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे नीचे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मेरी फ़र्स्ट फाइल ओपन हो चुकी है और जो कि बिल्कुल एक ब्लैंक आर्टबोर्ड है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर जो इस तरह का ब्लैंक स्पेस होती है जो किसी भी कलर में होती है उसे हम कैनवस कहते हैं, लेकिन अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इसे हम आर्टबोर्ड कहेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर तो आपका पुराना वर्जन है तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क स्पेस होगी वो इसेंशियल ही लिखी होगी, और अगर आपके पास इसेंशियल क्लासिक नहीं है तो आप उसको इसेंशियल पे ही रहने देंगे। लेकिन न्यूअर वर्जन जैसा कि 19 और 20 के अंदर यहाँ पे इसेंशियल्स है, इस तरह से वर्क स्पेस आएगी आपकी। लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर जाना है और इसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करना है, और उसके बाद मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि रीसेट इसेंशियल क्लासिक, क्योंकि मैंने इस वर्क स्पेस को थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। लेकिन
आपके सामने जब आप इसेंशियल क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो ये वर्क स्पेस आ जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे हम कि कोलैप्स द आइकन, यहाँ पे हम कोलैप्स कर देंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टीज़ जो हमें यहाँ पे मिल रही हैं मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ ऊपर रहें, जिससे कि हमें यहाँ पे काम करने के लिए स्पेस ज़्यादा मिले। अब कुछ भी किसी भी टूल वगैरह को शुरू करने से पहले एक चीज़ हम माइंड में रखेंगे कि कुछ ऐसी शॉर्ट कीज़ हैं जो कि यूनिवर्सल हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें। तो सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। जैसा कि आप फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे ये आर्टबोर्ड को देख रहे हैं, लेकिन आप इस आर्टबोर्ड को छोटा करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करें और माउस का स्क्रॉल व्हील डाउन करें। जैसे ही आप डाउन करते जाएंगे तो आपका जूम आउट होता जाएगा, और जैसे ही आप स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो आप देखेंगे जूम इन होता जाएगा। उसी तरह से अगर आपने अब देखें जैसे कि यहाँ पे है आर्टबोर्ड, अभी आपका आप चाहते हैं कि आर्टबोर्ड को आपने थोड़ा इस साइड पे करना है, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे कि स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारे पास एक हैंड आ जाएगा जिसे हम पेन टूल कहते हैं। इसकी मदद से लेफ़्ट क्लिक के साथ हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे और आर्टबोर्ड को एक साइड पे कर देंगे, यानी कि जहाँ पे भी हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और मैं इनको सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना क्लिक यहाँ पे लेके जाऊँगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और एक बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूँगा। इसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल करने हैं तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, 2 करने हैं तो 2 के ऊपर, 3 करने हैं तो 3 के ऊपर। कोरल की तरह नहीं है कि आपको पूरा का पूरा उनके ऑब्जेक्ट के ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा जिनको आपने सिलेक्ट करना है। आप अगर सिर्फ माइनर सा भी एरिया उसका सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी। अब ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं, ये आप कई जगहों पे अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। इनको आपने अभी से नोट करना है, तो नोट कर लें ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब शुरू करते हैं हम टूल्स को सीखना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि आपके पास लेफ़्ट साइड पे ये एक टूल बार नज़र आ रही है। मेरे पास ये लंबाई में ज़्यादा है, आपके पास मे बी ये इस तरह से आ रही हो, सही है। उसके बाद ये ऊपर जो पैनल है ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल है। आपको यहाँ पे काफ़ी तरह की जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी अलग अलग किस्म की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे भी कुछ पैनल्स हैं आपके पास, इनको भी मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें हैं। जो इस टाइम नेसेसिटी है वो मैं आपको सारी बता दूंगा। अब पहला जो टूल हमारे पास है यहाँ पे वो है यहाँ पे सबसे टॉप पे ब्लैक कलर का ये एरो, और इसको हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्टकट की है वी। सबसे ज़्यादा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उनकी जगह वगैरह चेंज करेंगे। जैसा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ये 3 शेप्स हैं, मैं दोबारा से बना लेता हूँ, और मुझे अभी कोई भी एक शेप को सिलेक्ट करना है, तो मुझे फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन टूल आ जाए, और उसके बाद मैं इन शेप्स को किसी भी तरह पकड़ के सिलेक्ट कर सकता हूँ। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा जो आपको एरो मिल रहा है ना, यहाँ पे जिस टूल के साथ भी ये होगा उसके ऊपर अगर आप थोड़ी देर लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे तो उसके अंदर भी कुछ टूल्स होंगे, लेकिन जो ज़रूरी होंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल ये नीचे वाला हमें नहीं चाहिए। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बात करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है ए। जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, और इससे आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी शेप के एंकर पॉइंट्स को डील कर सकते हैं। एंकर पॉइंट्स क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट क्लिक करके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 एजेस हैं इस शेप के, और ये जो एजेस हैं अगर मैं इनके ऊपर जूम करूँ तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो अब पॉइंट है जो कि इसकी शेप बना रहा है, यहाँ तो इसको कर्व कर रहा है, यहाँ फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है बिल्कुल शार्प किस्म की, तो ये यहाँ पे एंकर पॉइंट के थ्रू ही होता है। और ये जो लाइन जा रही है इसको हम पाथ कहते हैं। एंकर पॉइंट मल्टीपल भी हो सकते हैं डिफरेंट शेप्स के, जिस तरह के अगर मैं यहाँ पे पॉलीगॉन बनाता हूँ एक, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे इसके भी यहाँ पे मल्टीपल एंकर पॉइंट्स हैं, ये भी एक एंकर पॉइंट है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इनको मज़ीद भी डील करना बताऊँगा मैं अभी। और उसके बाद इस टूल की मदद से आप एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि आपको ये छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा होगा। जैसे आप इसको पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक के साथ और ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉर्नर जो है राउंड होते जाएंगे। आप इनको जितना अंदर ड्रैग करेंगे उतने कॉर्नर राउंड हो जाएंगे, और आप इनको बिल्कुल बाहर ड्रैग करेंगे तो कॉर्नर बाहर को ड्रैग हो जाएंगे। और अब यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ एक किसी कॉर्नर को राउंड करना है तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा ए प्रेस करके, और उसके बाद उस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा जिसे मुझे राउंड करना है, और सर्कल को ड्रैग करूँगा, जिससे आप देखेंगे एक शेप की एक साइड राउंड हो रही है सिर्फ, जो कि मैंने सिलेक्ट की थी। अगर मैंने इसको भी करना है तो इस साइड को पकड़ के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ और ये मैं ड्रैग कर दूँगा, तो
तो ये मेरी एक शेप बन जाएगी। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है शेप टूल, जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा था आपके सामने। वो टूल मिलेगा आपको यहाँ पे, रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगोनल, स्टार, आपको ये मल्टीपल शेप्स यहाँ पे मिलेंगी और इसके अलावा भी शेप्स हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे रेक्टेंगल को डिस्कस करते हैं। कि आप देखें, आपने यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, शॉर्टकट की है M, जैसे ही आपने M प्रेस किया रेक्टेंगल आ गई। अब ये रही रेक्टेंगल आपकी, आपने एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल है ये आपको डिफरेंट तरह की चाहिए हो सकती है, मे बी कि आपको ये रेक्टेंगल ना चाहिए हो, आपको क्या चाहिए हो, आपको एक स्क्वायर चाहिए हो। तो उस स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे कि आप रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे M प्रेस करके और उसके बाद शेप को बनाना शुरू करेंगे। अभी आप देखेंगे जिस तरह से आप माउस को जहाँ भी ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे शेप सही नहीं बन रही। उसके लिए आप सिंपली शिफ्ट प्रेस करेंगे। ये देखें आपकी रेशियो मेंटेन हो चुकी है। और अगर आपने जहाँ से पॉइंट को स्टार्ट किया था आप चाहते हैं कि वहाँ पे किसी भी शेप का सेंटर पॉइंट रहे, तो उसके लिए आप ऑल्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट 7 आपने प्रेस किया शिफ्ट के, ये देखें आपकी शेप वहीं से बनना स्टार्ट। ऑल्ट को ख़त्म करें, ये आपकी शेप बनना स्टार्ट हो चुकी है और ये अब प्रॉपर स्क्वायर है। और इसी तरह से बाकी शेप्स भी हैं कि अगर मैं यहाँ पे सर्कल बनाना चाहता हूँ, सर्कल की शॉर्टकट की है L और यहाँ पे आपको मिलेगा ये सर्कल। इलिप्स टूल, इलिप्स टूल से आप इसी तरह से सर्कल बनाएंगे। ये मैंने अभी ओवल बनाया और अगर मुझे अभी यहाँ पे सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए सिंपली शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये सर्कल बनना स्टार्ट, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ कि अगर आप शेप बना रहे हैं और अभी आपको पता है कि यार मैंने यहाँ से शुरू नहीं करनी थी, तो आप सिंपली स्पेस को प्रेस करें और यहाँ से कहीं भी ले जाएं शेप को, शेप फिर वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये सिर्फ एक क्विक टिप थी, कभी कभी इस्तेमाल में आ जाती है। ख़त्म करता हूँ यहाँ से मैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल आप ये समझ लें कि शेप टूल के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर वो पेन टूल होता है। और यहाँ पे अगर मैं ऐसा कहूँ कि पेन टूल अगर आपको आ गया तो आपको 40 से 50% एडोबी इलस्ट्रेटर आ जाता है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है पेन टूल। अब पेन टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं कि हम मल्टीपल शेप्स अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। कैसे? ये अगर मैं लेफ़्ट क्लिक के साथ पेन टूल सिलेक्ट करने के बाद एक क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं दूसरा क्लिक करता हूँ, तीसरा और चौथा, आप यहाँ पे देखें कि ये एक शेप बन गई। पेन टूल के साथ मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई जो कि थोड़ी सी उल्टी है। अगर मैं इसको सीधा बनाना चाहूँ तो सिंपली पेन टूल को दोबारा सिलेक्ट करूँगा P के साथ और यहाँ से मैंने एक एंकर पॉइंट, दूसरा एंकर पॉइंट, तीसरा एंकर पॉइंट और चौथा एंकर पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल भी है। लेकिन दोबारा से वही चीज़ क्या कि अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इन शेप्स को साइड पे करूँ और पेन टूल के साथ आऊँ और अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये आप गैस करें ज़रा। 1 मिनट वीडियो को रोको, गैस करो कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। गैस कर लिया? बहुत अच्छे। मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगा। उससे क्या होगा कि लाइन आपकी स्ट्रेट एंगल पे लगेगी। और अगर मुझे एक दूसरे एंगल पे लगानी है तो फिर भी मैं शिफ्ट ही प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे एक लाइन, दूसरी लाइन और यहाँ पे देखें लाइन गलत हो चुकी है, आप यहाँ पे एंकर के साथ कनेक्ट करें, ये तीसरी लाइन। यानी कि शिफ्ट प्रेस करने के साथ आप काफ़ी ज़्यादा रेशियोज़ को मेंटेन कर सकते हैं जब भी आप शेप्स के ऊपर काम कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर मैं इनको डिलीट करूँ और थोड़ा सा पेन टूल का मज़ीद इंट्रोडक्शन दूँ तो यहाँ पे ये जो आपके पास पेन टूल था, इससे आप क्या कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक एंकर पॉइंट था जो कि पहले मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर मुझे ये 1, 2 और 3 एंकर पॉइंट है, मुझे चाहिए यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट हो और उससे भी मैं इस शेप को यहाँ पे एक्सटेंड करूँ आगे करके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली यहाँ पे जाऊँगा पाथ के ऊपर। पहले तो शेप को सिलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद पेन टूल के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, देखें पेन टूल के साथ प्लस की एक ऑप्शन आ गई है पाथ के ऊपर। अब जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे ये एक और यहाँ पे एंकर पॉइंट बना और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसी तरह से दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और ये एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। सिंपली दोबारा पेन टूल के साथ जाऊँगा, एंकर वहाँ पे लिखा आ गया, साथ पेन टूल के माइनस भी आ गया, क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंकर पॉइंट आपका माइनस हो जाएगा। तो ये इंतहाई आसान है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ शेप बिल्डर टूल। अब शेप बिल्डर टूल क्या चीज़ है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे आपने एक शेप बनाई जो कि थी इलिप्स। इसका मैं अभी सर्कल बनाऊँगा और यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे और सर्कल बना लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सर्कल्स बनाए। अब शेप बिल्डर नाम से अगर आपको पता चल ही रहा हो कि ये क्या करेगा, शेप्स को बिल्ड करेगा। किस तरह से कि मैंने इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल के ऊपर गया जिसका आइकन है ये और शॉर्टकट की है Shift+M। अब मैंने अगर
इस तीनों शेप्स को एक ही शेप बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखूँगा और उसको ड्रैग करूँगा हर एक शेप के अंदर से। ये आपके सामने एक शेप आ गई जो कि आपको पहले तो कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन ये आपने अब खुद बनाई है। अब अगर मैं इसी तरह से Ctrl+Z करके इसको बैक करता हूँ और दोबारा से शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और ऑल्ट को प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मेरे आइकन के साथ एक माइनस का बटन अपीयर होने लग गया है। इसका क्या मतलब होगा कि अब ये शेप्स को माइनस करेगा, ना कि प्लस। वो कैसे कि अब मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूँ इन दोनों शेप्स के ऊपर से, तो आप ये देखें कि इसने जो 2 सर्कल्स थे ऊपर उन दोनों को माइनस कर दिया है इस बड़े वाले सर्कल से। पहले प्लस किया था, अब उसने माइनस कर दिया है। इसकी मदद से भी आप बहुत मज़े की शेप्स को बना सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स हैं हमारे पास वो है ब्रश टूल और ब्लॉब ब्रश टूल। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो भी आपने देखनी है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ये ब्रश जैसे आइकन के ऊपर और ये आएगा पेंट ब्रश टूल। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब अगर मुझे कुछ भी पेंट करना है यहाँ पे ब्रश के साथ, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ब्रश के साथ यहाँ पे पीसी ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये अभी हम एलईडी ही ड्रॉ कर रहे हैं बस। अभी आप देखिए यहाँ पे ये शेप कैसे खुद ब खुद बनती जा रही है। ये शेप सही नहीं हुई, Ctrl+Z दोबारा से यहाँ पे, और ये एक शेप मैंने बना ली। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से अभी डील नहीं किया। जितना अच्छा करेंगे हम उतना बेहतर होता जाएगा, लेकिन इस काम के लिए इसे हम यूज़ भी नहीं करते, सिर्फ हम इसको ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो अभी आपने देखनी है। जब आपने लाइन लगाई है तो अब यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ दरमियान से सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो नहीं रहा। देखें, जैसे हम पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से दरमियान से सिलेक्ट कर रहे थे तो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा था, अब नहीं हो रहा। इन दोनों में इशू क्या था, रीज़न क्या था, वो मैं अभी आपको यहाँ पे साइड पे एक दोबारा शेप बना के बताता हूँ। M शॉर्ट की यहाँ पे मैंने एक शेप बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो शेप बनी और यहाँ पे जो ब्रश से मैंने किया, इसको मैं दरमियान से सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता दरमियान से। उसकी वजह ये है कि ये एक पूरी शेप है, ये यहाँ पे बंद है। देख रहे हैं आप, एंकर पॉइंट सारे आपस में जॉइंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे आप देखिए, जब भी मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको यहाँ से स्ट्रोक के ऊपर से, तो एक एंकर पॉइंट ये है, दूसरा एंकर पॉइंट ये है, तो मैं इसको पूरी एक शेप बना ही नहीं रहा, तो मैं इसको दरमियान से सिलेक्ट नहीं कर सकता। और सिलेक्ट ना करने की एक और वजह भी है कि इसके दरमियान में एक कलर है। वो कलर कौन सा है, वो है वाइट। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, आप देखें यहाँ पे 2 कलर्स हैं, एक है फिल, एक है स्ट्रोक। अगर मैं फिल कलर के ऊपर जाके कलर चेंज करता हूँ तो देखिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे फिल नहीं है कोई भी, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप अभी यहाँ पे कलर लगाएंगे तो लग जाएगा। ये एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर इस वजह से होता है कि शेप के बगैर भी कलर लग जाता है। जैसे कि इसी सेटिंग के साथ अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ब्रश के साथ कोई भी एक रैंडम शेप बनाता हूँ और इसके अंदर मैं अब चाहता हूँ कि मैं कलर करूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे भी कलर फिल हो जाएगा, लेकिन क्या कि शेप यहाँ पे एक जैसी नहीं है। लेकिन जहाँ से शेप नहीं बन रही, लास्ट जो भी पॉइंट्स है वहाँ से कलर आपस में मिलने की कोशिश करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये आपकी एक शेप नहीं बनेगी। ब्रश का ये काम होता है। सही। अब यहाँ पे एक सेकंड चीज़ है हमारे पास, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको रख लेता हूँ, ब्लॉब ब्रश टूल। सेकंड पे शिफ्ट बी के साथ। अब इसके साथ क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो इसका कलर हमेशा फिल के अंदर आएगा, स्ट्रोक के अंदर नहीं, क्योंकि इसका स्ट्रोक नहीं बनता शुरू में। आप जो भी बनाएंगे वो इसका फिल होगा, और इसका जो मैंने बनाया था वो था स्ट्रोक। स्ट्रोक होते हैं ये बिल्कुल साइड्स पे जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना ब्लैक कलर का, इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। और यहाँ पे आपको स्ट्रोक नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको अंदर फिल मिलेगा। साइड्स में आपको 2 पाथ्स नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे ब्रश टूल के साथ हमने जो बनाई थी शेप, उसके अंदर क्या था कि दरमियान में एक पाथ थी। बाकी अभी समझ लें कि जो ब्रश है, जो ब्रश टूल है, उससे आप सिर्फ स्ट्रोक बना सकते हैं, और जो ब्लॉब ब्रश टूल है उससे आप फिल बना सकते हैं। और नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं फिल और स्ट्रोक को अच्छे तरीके के साथ। अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे एक शेप बनाई, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास फिल के अंदर एक कलर है। अब अगर मैं इस कलर को चेंज करता हूँ रेड से, तो आप देखें यहाँ पे कलर रेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जो स्ट्रोक आ रहा है मेरे पास, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी कोई कलर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको साइड्स पे शायद कलर नज़र ना आ रहा हो। उसका रीज़न कि इसका स्ट्रोक इस टाइम बहुत कम है। स्ट्रोक हम किस तरह बढ़ाएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, ये आपको नज़र आ रहा है स्ट्रोक। स्ट्रोक के साथ आपको यहाँ पे स्ट्रोक वेट मिलेगा, उसको आप इंक्रीज़ करें 1 2
3 4 5 6 7 और यहाँ पे देखते रहें शेप के अंदर आपको यहाँ पे स्ट्रोक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इस तरह से जो एजेस होते हैं, जो पाथ होती है, उसके इर्द गिर्द को हम स्ट्रोक कहते हैं और यहाँ पे दरमियान में जो शेप के अंदर का एरिया होता है उसको हम फिल कहते हैं। और स्ट्रोक के इर्द गिर्द हम कलर कर सकते हैं। स्ट्रोक की सेटिंग्स के अंदर अगर हम जाएं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके तो यहाँ पे कैप्स मिलता है, कॉर्नर्स मिलते हैं। कॉर्नर्स में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे राउंड जॉइंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि ये माइनर सा आपका जो कॉर्नर है ना वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अलाइन स्ट्रोक यानी जो स्ट्रोक है आपका कलर उसके अलाइन रहे, कि उससे अंदर रहे, कि उससे बाहर जाए जब भी आप स्ट्रोक की वैल्यू को इंक्रीज़ करें। और यहाँ पे ही अगर आप यहाँ पे डैश लाइन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइंस डैश्ड हो जाती हैं और यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स के साथ आप डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से अब जो हमारे पास नेक्स्ट टूल है वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की शॉर्टकट की है T और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेन टूल के नीचे, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी शेप आप अच्छी तरह देख लें। आपने आइकन पे क्लिक किया और इसको यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तो आप टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ किया तो आपको टेक्स्ट बॉक्स का अंदाज़ा होगा। और दूसरा कि आप फ्री फॉर्म टेक्स्ट लिखें, कहीं पर भी क्लिक कर दें और यहाँ पर आप कुछ भी लिखना शुरू कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो फ्री फॉर्म है उसको आप जितना लिखेंगे सिर्फ उतनी ही शेप बनेगी, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप जो एक पूरा बॉक्स बनाएंगे, चाहे उसके अंदर टेक्स्ट कम भी हो लेकिन वो उसकी शेप पूरी की पूरी वही बनेगी। ये बेहतर तब होता है कि जब आपको बाउंड्रीज़ का पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे टेक्स्ट की बाउंड्री है और आप इसको फ्री फॉर्म नहीं लिखना चाहते तो आप बाउंड्री का जब आपको पता हो तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मज़ीद आपको सेटिंग्स मिलती हैं। मैं थोड़ा सा बैक कर लूँ। यहाँ पे अगर आप ऊपर आएँ तो मायरेड प्रो ये होता है आपका टाइपफेस या फ़ॉन्ट फैमिली। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आई बटन में लिंक होगा, देख लीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आई विल रिकमेंड यू। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनमें से आप कभी भी कहीं से भी कोई अपनी पसंद का फ़ॉन्ट डाउनलोड करके भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अलावा यहाँ से अपनी मर्ज़ी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, ये फैमिली के अंदर इसके जो भी क्वालिटीज़ आपको मिलती हैं टाइपफेस के अंदर उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि बोल्ड। और ये रहा इसका साइज़, यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आपके सामने इंक्रीज़ होता जाएगा और डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया लेकिन आपका टेक्स्ट यहाँ पे कम होने लग गया। उसके लिए सिंपली यहाँ से शेप को एक्सटेंड कर दें सिलेक्शन टूल के साथ। जितने एक्सटेंड करना चाहें कर लें, कोई मसला नहीं है। और आप देखें आर्टबोर्ड से बाहर भी मैं काम कर सकता हूँ। एडोबी फोटोशॉप के अंदर कैनवस से बाहर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर आप जहां मर्जी काम करें। अब नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ी सी और चीज़ें रोटेशन और स्केल से रिलेटेड। मैं दोबारा से शेप को बनाऊंगा। अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मुझे शेप को रोटेट करना है तो मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे साइड पे आके आप देखें जैसे ही मेरा आइकन ये इस तरह से हो जाएगा कि दो इसके एजेस मुझे मिलेंगे एरोज़ के, तो मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ूँगा और अगर मैं नीचे की साइड पे जाऊँगा तो मैं इस तरह से इसको रोटेट कर सकता हूँ और ऊपर की साइड पे जाऊँगा तो इस तरह से किसी भी शेप को, किसी भी चीज़ को मैं यहाँ से रोटेट कर सकता हूँ। और रीसाइज़ करना है तो सिंपली किसी भी एज से यहाँ से पकड़ें और शिफ्ट दबा के इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग से टूल भी आते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनकी ज़रूरत है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये आपको रोटेट टूल मिलेगा, वो भी यही करता है कि यहाँ से एक सेंटर पॉइंट बनाता है और उसके बाद आप किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं। और स्केल टूल भी ऐसे ही है, सेंटर पॉइंट बनाएगा और उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके आप किसी भी तरह से उसकी शेप को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो रेशियो है वो मेंटेन नहीं हो रही। क्यों? ऑब्वियसली हमने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया। जैसे शिफ्ट को प्रेस किया हमारी रेशियो मेंटेन होने लग गई। नेक्स्ट एक और मज़े का टूल है जो कि जिसे हम कहते हैं ब्लेंड टूल। और ब्लेंड टूल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैं भी आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दो शेप्स बना ली, ठीक है। देखिए आप थोड़ा थोड़ा रोटेट किया हुआ इनको और इन्हीं को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अब एक काम करता हूँ कि फर्स्ट शेप में यहाँ से मैं कोई डिफरेंट कलर करता हूँ और सेकंड में यहाँ से कोई डिफरेंट। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर वाली दो को, और यहाँ पे मुझे ये मिलता है ब्लेंड टूल जिसकी शॉर्टकट की है W। मैं आऊँगा यहाँ पे एक को सिलेक्ट करूँगा और दूसरी को सिलेक्ट करूँगा। आप यहाँ पे देखें क्या हुआ कि इस शेप से इस शेप में कन्वर्ट होने में जितने भी स्टेप्स थे उसके वो उसने यहाँ पे आपको करके दिखाए और ब्लेंड करके दिखाया कि यार ये वाले जो दरमियान में शेप्स है ना, इन शेप्स के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ये सेकंड वाली होगी। उसी तरह जिन पे कलर किया है वो भी हम कर सकते हैं। ब्लेंड टूल को सिलेक्ट करें, एक को लेफ़्ट क्लिक और सेकंड को लेफ़्ट क्लिक। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा कलर था वो एक कलर से दूसरे कलर में यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता से कन्वर्ट हो रहा है और शेप भी कन्वर्ट हो रही है। क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेशन की थी
तो यहाँ से आपको कन्वर्जन थोड़ी नज़र आ रही होगी। अब देखें यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है क्योंकि इसमें कलर भी था। अगर आपको स्टेप कम चाहिए तो यहाँ पे जाएं ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में, और उसके बाद ब्लेंड ऑप्शंस, स्मूथ कलर, ओरिएंटेशन। यहाँ पे आप कर सकते हैं स्पेसिफिक स्टेप्स। 172 थे, मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट होने में जो उनसे भी स्टेप लगे या जितना भी कलर शिफ्ट हुआ वो उसने आपका उसका एक ब्लेंड बना के दे दिया। इसको कहाँ यूज़ करेंगे ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप इससे अभी भी कर सकते हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट टूल्स के ऊपर जाएंगे जिनके ऊपर मैं एडिशनल से पूरा एक कोर्स ही बनाऊँगा पूरे के पूरी डिटेल के साथ। आप वो ज़रूर देखिएगा। अगर वो अभी बन रहा हुआ या प्रोसेस में हुआ तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि अब हम यहाँ पे जाएंगे इस साइड के ऊपर जो कि राइट साइड है हमारी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से पैनल्स हैं। फर्स्ट जो पैनल है हमारे पास वो है यहाँ पे स्वॉचेस का। स्वॉचेस के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं और इसके अंदर आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज़ भी देखने को मिलती हैं। आपको यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरीज़ मिलें आप उन सबको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि ये तो बिल्कुल सेम वाली है, लाइब्रेरी, नेचर, फ्लावर्स। ये देखें अब आपको फ्लावर्स की कलर पैलेट्स मिल चुकी हैं यहाँ पे स्वॉचेस के अंदर। ये एक कलर पैलेट है, ये दूसरी, ये तीसरी। कलर पैलेट का अगर आपको नहीं पता वीडियोस के लिंक होगा, आप थोड़ा बहुत गूगल भी कर लें। तो यहाँ से आप एक कलर को पिक कर सकते हैं और किसी भी शेप के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये रही शेप, 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 ठीक है। शेप को सिलेक्ट करें, कलर को पिक करें, ठीक है। इसी तरह शेप को सिलेक्ट किया, कलर के ऊपर आके लेफ़्ट क्लिक, शेप को सिलेक्ट, कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक, शेप को सिलेक्ट, कलर के ऊपर लेफ़्ट क्लिक। यानी कि आप कलर्स आराम से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कलर्स के ही लिए हम एक और चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं कि मैंने ये शेप को सिलेक्ट किया, आई को प्रेस करूँगा तो ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल आ गया। अब मेरे पास अगर इस आर्टबोर्ड के ऊपर कहीं भी कोई भी कलर मौजूद है और मैं वो चाहता हूँ कि इस शेप के ऊपर भी हो, तो मैं इस टूल के साथ उस शेप के ऊपर जाऊँगा और लेफ़्ट क्लिक करूँगा, जिससे कि वो वाला कलर भी यहाँ पे ही शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ज़रूरी नहीं शेप भी हो, किसी भी चीज़ का कलर, जैसे कि ये मेरे पास पीछे UI का कलर है तो ये भी चेंज हो सकता है इससे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। अभी तक आप देख रहे होंगे कि यार लेयर्स नहीं मिली मुझे। लेयर्स कहाँ हैं? लेयर्स के बारे में मैंने बताया ही नहीं। फ़ोटोशॉप में तो आपने लेयर्स पढ़ा होगा। तो लेयर्स असल में इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें लेयर 1 के अंदर ही मैं सारा काम कर सकता हूँ, क्योंकि पहले भी बताया ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर हर एक शेप को आप सेपरेटली डील कर सकते हैं। यहाँ पे सब लेयर्स होती हैं जैसा कि ये देखें, लेकिन इनको हम स्पेसिफिकली बड़े प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स में इन लेयर्स की हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि आप देखें कि फ़र्ज़ करें ये शेप है, इसका मैं कलर ज़रा चेंज करूं, इस शेप को मैं इस शेप के साथ लेके आता हूं जूम करके। अब आप देखें ये वाली शेप ऊपर है और ये वाली जो शेप है ये नीचे है। अगर मैं चाहता हूं कि इस शेप को मुझे इससे नीचे करना है तो ये हम फोटोशॉप में लेयर्स के थ्रू करते थे। इस शेप को यहाँ से पकड़ा, इससे नीचे, बल्कि इससे भी नीचे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो वो नीचे हो गई। लेकिन इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और बिग ब्रैकेट क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सबसे ऊपर आपकी शेप आ जाएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया होगा। और इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट और बिग ब्रैकेट स्टार्ट को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लेयर है वो सबसे नीचे चली जाएगी। उसी तरह से अगर एक एक स्टेप आपने ऊपर करना है तो उसका ये प्रोसेस है कि आपने सिंपली सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है, बिग ब्रैकेट क्लोज एक एक बार आप प्रेस करेंगे, ओपन एक एक बार प्रेस करेंगे तो एक एक स्टेप ऊपर नीचे आप आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे राइट क्लिक करें, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, तो ये भी चल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट एक चीज़ है हमारे पास जो कि है अलाइन पैनल। अलाइन पैनल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा और ये रहा अलाइन पैनल। अब ये जो मेरे पास पैनल्स आए हैं इनको अगर मैं तीनों को यहाँ से ऊपर से पकड़ूँ और इन पैनल के नीचे ड्रैग कर दूँ तो आप देखें यहाँ पे ये सारे पैनल साथ जुड़ गए हैं। तो अडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस ही ऐसे है कि आप कोई भी पैनल कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसा कि ये पैनल है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके क्लोज भी कर सकता हूँ इन दोनों को। तो ये मेरी जो एक पैनल बार है वो एक ही रह गई है। अब यहाँ पे मैं अलाइन पैनल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक पैनल खुलेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आपने ये देखा होगा, मेरे ख्याल से वर्ड के अंदर भी देखा होगा, जब आप टेक्स्ट को अलाइन करते हैं कि मुझे अगर इन 3 शेप्स को अलाइन करना है, तीनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन पे क्लिक करूँगा तो तीनों शेप्स लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगी। सेंटर अलाइन, हॉरिजॉन्टल अलाइन, यहाँ पे राइट साइड पे अलाइन करना है तो मैं कर सकता हूँ। टॉप अलाइन करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ।
वर्टिकल अलाइन करना है मुझे, यानी कि तीनों शेप्स वर्टिकली अलाइन हों एक दूसरे के, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। बॉटम मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो भी शेप्स हैं आपको यहाँ पे आराम से नज़र आ रही होंगी। अपना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें। ज़्यादातर हम अलाइन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग। इनको आप ज़रा खुद प्रैक्टिस करें, देखें ये क्या चीज़ें हैं, इनसे क्या होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो थोड़ा सा शेप बिल्डर टूल से रिलेटेड ही है, मतलब उस जैसा ही काम करती है। मैं यहाँ पे 3 शेप्स बना लूँ और इनका कलर थोड़ा सा अलग कर लूँ। अब मैं अगर इन तीनों को यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखें कि ये जो मेरे पास ब्लू शेप है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे पाथ फाइंडर पे आता हूँ, बाय द वे इसका आइकन ये है, और यहाँ पे शेप मोड के अंदर हर एक के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं करता बल्कि सिर्फ माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, तो मुझे नज़र आता है और यूनाइट, सेकंड के ऊपर माइनस फ्रंट, थर्ड के ऊपर इंसर्ट और फोर्थ के ऊपर एक्सक्लूड। फर्स्ट 2 बताता हूँ, बाकी 2 खुद देखिएगा कि यहाँ पे मैंने ये 2 को क्लिक किया, 2 शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं मर्ज के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, जो कि यूनाइट है। अब देखिए दोनों शेप्स एक जैसी बन चुकी हैं, यानी एक ही शेप बन चुकी है अब दोनों शेप की। दोबारा से बैक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे करता हूँ माइनस फ्रंट, यानी फ्रंट वाली शेप बैक वाली शेप से माइनस हो जाएगी। क्लिक करता हूँ, ये देखें जो पीछे वाली शेप थी मेरी वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आगे वाली शेप के नीचे जो आ रहा था वो सारा कट चुका है, सही। और उसी तरह से खैर मैं ये बता ही देता हूँ, इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इंटरसेक्ट करता हूँ, तो जो जो पॉइंट्स आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि इस शेप का ये पॉइंट और इस शेप का भी ये पॉइंट, तो सिर्फ यही बच जाएगा। अब लास्ट मराहिल पे है हमारी ये वीडियो, तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता दूँ ताकि आप थोड़ा सा फ़न कर लेना। पहले सिर्फ हमने टूल्स देखे, अब ज़रा इफ़ेक्ट्स देखते हैं। इफ़ेक्ट्स के अंदर इलस्ट्रेशंस के इफ़ेक्ट हैं, इलस्ट्रेटर के इफ़ेक्ट हैं सॉरी, और फोटोशॉप के हैं। फोटोशॉप के इफ़ेक्ट पिक्सेलेटेड होंगे और इलस्ट्रेटर के इफ़ेक्ट वेक्टर में होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ किसी भी एक इफ़ेक्ट पे, ये सारे आप आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इनके ऊपर तो बल्कि 3D के ऊपर तो 3 अलहदा से वीडियोस बन सकती हैं। डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म के ऊपर आता हूँ और मैं जिगजैग पे क्लिक करता हूँ। अब ये देखें प्रीव्यू के ऊपर अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ और साइज़ को मैं आपको दिखाऊँ तो आप देखें यहाँ पे साइज़ चेंज होता जा रहा है। रेडियस पर सेगमेंट, रिलेटिव या किसी भी तरह से आप इसको प्रैक्टिस करें। बेसिकली ये जिगजैग हो रहा है, मैं अमाउंट ज़्यादा करूँगा तो वो ज़्यादा होता जाएगा। ये एक शेप बन गई, ओके करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने आपको बताया था कि पाथ होती है हर शेप की एंड पे, लेकिन यहाँ पे जो मेरी पाथ है वो क्या है, वो उसी शेप की है जो मेरे पास पहले शेप थी, लेकिन जो अभी मुझे नज़र आ रही है शेप वो तो अलग बन चुकी है क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक इफेक्ट लगाया है। तो अगर मैं उसको अब डील करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, एक्सपेंड अपीयरेंस में, अगर एक्सपेंड अपीयरेंस लिखा आ रहा हो तो, नहीं तो आप हमेशा सिर्फ एक्सपेंड में ही जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि आपका जो पाथ था वो यहाँ पे आपकी शेप के साइड्स पे बन चुका है। और अगर मैं आपको स्ट्रोक इंक्रीज़ करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये देखें सही है। और अगर मुझे अब इसको दोबारा से ऑब्जेक्ट पे जाके एक्सपेंड करना पड़ेगा तो वो तब होता है जब शेप में स्ट्रोक भी हो और फिल भी हो। अगर अब मैं दोबारा करूँगा तो ये देखिए फिल को भी एक्सपेंड करना है और स्ट्रोक को भी एक्सपेंड करना है, दोनों के ऊपर क्लिक करके ओके। अब आप देखें कि ये सब एक्सपेंड हो चुका है और यहाँ पे फिल के अंदर क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इस वक्त 2 कलर्स को सिलेक्ट किया है, तो वो आपको यही नज़र आएगा। और स्ट्रोक के अंदर आपको कुछ भी कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करता हूँ तो सेम कलर हो जाएगा, सही है। और अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ और फिल को दरमियान वाले को अलहदा करता हूँ और स्ट्रोक को अलहदा, जिसको अब वो भी फिल बन चुका है, तो आप देख सकते हैं कि मैं मल्टीपल यहाँ पे शेप्स को आराम से बना सकता हूँ। फाइनल अगर मुझे अपनी एक फ़ाइल को सेव करना है तो उसके लिए मैं जाऊँगा कंट्रोल और एस को प्रेस करूँगा या फिर फाइल सेव। इस बात को याद रखिएगा कि सेव हमेशा फ़ाइल को करते रहना चाहिए, पहले बल्कि प्रोजेक्ट बनाते साथ ही फ़ाइल को हमेशा सेव करते हैं। अच्छा practice.ai यहाँ पे सेव करूँगा मैं और यहाँ से किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ूंगा और ओके करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करता हूँ और बैक जाके जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है जो कि है ये प्रैक्टिस, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आपके सामने मेरी फ़ाइल वैसे की वैसे ही खुल गई है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी JPEG या PNG में एक्सपोर्ट करूँ तो उसका क्या तरीका है, सिंपली फाइल एक्सपोर्ट एज, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर दोबारा से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सेव एज टाइप को अब जब भी सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। PNG करना है तो PNG, JPEG करना है तो JPEG, फिलहाल JPEG सेव करता हूँ। प्रैक्टिस यूज़ आर्टबोर्ड, क्योंकि हमने पूरे के पूरे आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करना है, ना कि सिर्फ जो शेप बनाई है उसको। यहाँ पे क्लिक करूँगा यूज़ आर्टबोर्ड पे, रेंज 1 ही रहने दूंगा, वरना अगर आपने सबको करना है तो ऑल पे रहने दें।
एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ से कलर मोड सेलेक्ट करें RGB CMYK क्वालिटी आप यहाँ पे जितनी अच्छी रखना चाहें और ओके। और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर हम जाके देखते हैं तो ये रही मेरी वो तस्वीर JPEG के अंदर। और एडिट के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो ये देखें, ये मेरी वही शेप्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर बनाई थी और फाइल अब JPG में एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने जैसों के साथ ही, ताकि उनको भी थोड़ा सा नॉलेज मिले और वो भी इस रास्ते पर आगे चल सकें। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ऐसी अगली बहुत सारी वीडियोज़ में लेके आऊँगा इसी तरह की, इससे रिलेटेड, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड। खैर आप साथ चलेंगे आपको पता चल ही जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।